तो चलिए आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जी फिजिक्स विद आर रोहित चैनल में। तो आज का ये लेक्चर हमारा चैप्टर 1 का 3rd नंबर का लेक्चर होने वाला है और आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कुलाम्स लॉ। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कुलाम्स लॉ होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और जो कुलाम्स नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था और कब उन्होंने इस लॉ का डेवलप किया। ओके, तो इस बारे में देख लेते हैं। तो कुलाम्स लॉ के अंदर में हमारा सबसे फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो है इंट्रोडक्शन और इसका एक्सपेरिमेंट। ओके, दिस लॉ वाज डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन डी कुलाम्स इन 1785। 1785 की बात है जब डी कुलाम नाम के साइंटिस्ट ने एक लॉ का डेवलप किया और उसी लॉ को कहा जाता है कुलाम्स लॉ। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था उसको देखते हैं। उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दो सेम चार्ज को उन्होंने क्या किया, पास में रखा और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दोनों सेम चार्ज को पास में रखने से कौन सा फोर्स लग रहा था, दोनों चार्ज के बीच में रिपल्सन का फोर्स लग रहा था। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। ओके, और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, 2 पॉइंट लिया, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए पर उन्होंने रखा पॉजिटिव Q1 और पॉइंट बी पर उन्होंने रखा पॉजिटिव Q2। तब उन्होंने देखा इन दोनों के बीच एक फोर्स लग रहा था अपोजिट डायरेक्शन में F। ओके, और इन दोनों पॉइंट के बीच, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच के डिस्टेंस को उन्होंने कंसिडर किया R। तो इस सिचुएशंस में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दोनों चार्ज के बीच कौन सा फोर्स लग रहा था, रिपल्सन फोर्स लग रहा था। इसी प्रकार उन्होंने इसी घटना को फिर से दोहराई और पॉजिटिव चार्ज की जगह उन्होंने कंसीडर किया नेगेटिव चार्ज। तो पॉइंट ए पर उन्होंने कंसीडर किया -Q1 चार्ज और पॉइंट बी पर उन्होंने कंसीडर किया -Q2 चार्ज। दोनों के बीच का डिस्टेंस को फिर उन्होंने R कंसीडर किया और उन्होंने फिर ऑब्जर्व किया कि दोनों के बीच फिर एक फोर्स लग रहा था और इस फोर्स का नेचर क्या था, अगेन रिपल्सन फोर्स था। ओके, तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब क्या किया, अब अपोजिट चार्ज को उन्होंने पॉइंट ए और पॉइंट बी पर रखा। पॉइंट ए पर उन्होंने पॉजिटिव Q1 चार्ज को रखा और पॉइंट बी पर उन्होंने नेगेटिव Q2 चार्ज को रखा और दोनों के बीच के डिस्टेंस को फिर उन्होंने R कंसिडर किया। अब उन्होंने ऑब्जर्व किया इन दोनों के बीच फिर एक फोर्स लग रहा था F और इस बार इस फोर्स का जो नेचर था वो कैसा नेचर था, अट्रैक्टिव नेचर था। ओके, इसी को इस तरीके से भी समझ सकते हैं। कंसिडर कर लेते हैं पॉइंट ए पर -Q1 चार्ज कंसिडर कर लेते हैं और पॉइंट बी पर +Q2 चार्ज कंसिडर कर लेते हैं और इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस R कंसिडर कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच फिर एक फोर्स लगेगा F और इस फोर्स का भी नेचर कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। और इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाले, पहला कंक्लूजन निकाला इन्होंने, जब चार्ज क्या हो, when charge is same then here we get a repulsion force between the point charge। ओके, तो इस केस में हम लोग को कौन सा फोर्स मिलता है, रिपल्सन फोर्स मिलता है। ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला। दूसरा कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला, जब चार्ज डिफरेंट हो, जब चार्ज क्या हो, डिफरेंट हो, तो इस केस में उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि चार्ज के बीच कौन सा फोर्स वर्क करता है, अट्रैक्टिव फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, अट्रैक्शन फोर्स। ये कंक्लूजन उन्होंने निकाला। तो इस प्रकार से कुलाम्स लॉ का जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उसी स्टेटमेंट को हम लोग कुलाम्स लॉ बोलते हैं या इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं फोर्स या फिर कुलाम फोर्स बिटवीन दी 2 पॉइंट चार्ज। कोई भी 2 चार्ज के बीच का फोर्स कहा जाता है। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, बेस्ड ऑन एबो एक्सपेरिमेंट चार्ल्स कुलाम वाज डेवलप्ड अ लॉ इज कॉल्ड कुलाम्स लॉ। ओके, जो ऊपर हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट देखें उसी के आधार पर कुलाम्स ने एक लॉ का डेवलपमेंट किया, उसी लॉ को बोला जाता है कुलाम्स लॉ। और इन्होंने क्या बोला, ऊपर एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने कहा कि फोर्स का वैल्यू किसी भी 2 पॉइंट चार्ज के बीच का जो फोर्स है
उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा जितना ज़्यादा दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड रहेगा। दैट मीन्स Q1 और Q2 का मल्टीपल का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशंस था उनका, ठीक है। और यहाँ पर इस सिचुएशंस में आर को उन्होंने कांस्टेंट कंसीडर किया था। तो ये उनका फर्स्ट स्टेटमेंट था। सेकंड स्टेटमेंट उनका ये था, इसको स्टेटमेंट या बोल सकते हैं या फिर इसको ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं। सेकंड पॉइंट में उन्होंने ऑब्जर्व किया जो पॉइंट चार्ज है दोनों के बीच का डिस्टेंस, जैसे जैसे इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होता है वैसे वैसे उनके बीच का फोर्स जो फोर्स है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। और जैसे जैसे इनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग डिक्रीज करते हैं वैसे वैसे दोनों के बीच का जो फोर्स है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व किया। इसलिए उन्होंने सेकेंड स्टेटमेंट में बोला कि कोई भी 2 पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर जो कोई भी 2 पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स है वो हमेशा क्या होता है, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा उन्होंने सेकंड स्टेटमेंट में कहा। और यहाँ पर उन्होंने कंसीडर किया था कि Q1 और Q2 क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया, ये जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करके लिखें तो हम लोग को कुछ ऐसा रिलेशन देखने को मिलेगा, इफ प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर प्रोपोर्शनल को अगर हम लोग हटा दें तो एक कांस्टेंट लग जाता है जिसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहा जाता है। यहाँ पर K को प्रोपोर्शनल कांस्टेंट या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीन्स यहाँ पर जो चार्ज को कंसीडर किया गया है कूलम्ब्स के द्वारा Q1 और Q2, उसको कहाँ पर रखा गया है, तो किसी ना किसी मीडियम में रखा होगा, तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है K को, जिसका वैल्यू होता है 1/4πε0। तो इसी रिलेशंस को ऐसा भी लिखा जा सकता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पर जो न्यूटन देख रहे हैं ये इस फोर्स का क्या है, इसको कूलम्ब फोर्स बोलते हैं, इस कूलम्ब फोर्स का SI यूनिट है। तो ये रहा कूलम्ब्स लॉ। और यहाँ पर जो F का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं ये फोर्स का क्या है, मैग्नीट्यूड फॉर्म है, ओके। और यहाँ पर कौन सा पैरामीटर क्या है उसके ऊपर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर K जो हम लोग देखे हैं इसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट या फिर इसी को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और जिसका वैल्यू होता है 1/4πε0। और इसको सॉल्व करने पर हमको क्या मिलता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर ऐसा मिलता है। अब ऐसा क्यों मिलता है, आप लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। आप लोग पाई का वैल्यू रखना 3.14 और ε0 का वैल्यू रखना 8.85 × 10⁻⁻12। इस वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करके देखना, आप लोग को ये आंसर मिल जाएगा। अब रही बात इसके यूनिट की, तो इसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो इसको आप लोग ऊपर फॉर्मूले से निकाल सकते हो, जैसे कि हम लोग अभी ऊपर में फॉर्मूला देखें 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमको किसका यूनिट निकालना है, इसका यूनिट निकालना है। तो ये क्या है, K है ना। तो K को यहीं पर रख देते हैं और इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा F(r² अपॉन Q1 × Q2। तो K = क्या हो जाएगा, फोर्स को हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं और R का यूनिट क्या होता है, M होता है, तो ये m² हो जाएगा। और यहाँ पर Q1 Q2 क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग इसका यूनिट भी मेज़र कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। और यहाँ पर अगर ε0 की बात करें तो इसको कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए इसको कहा जाता है परमिटिविटी। और ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका भी यूनिट आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो। जिस प्रकार मैं K का यूनिट निकाला उसी प्रकार आप लोग ε0 का भी निकाल सकते हो। सारा क्वांटिटी को आप लोग इधर लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर देना, इधर ε0 को रखना, फिर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर देना, तो आप लोग को ये वाला यूनिट मिल जाएगा। ये सभी चीज़ आप लोग 11th क्लास में सीख चुके होंगे, किसी भी फॉर्मूले से हम लोग यूनिट और डायमेंशन उसका कैसे निकालते हैं, ओके। अगर हम लोग यहाँ पर F की बात करें तो F को कहा जाता है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स कहा जाता है या इसी को कूलम्ब फोर्स भी कहा जाता है। Q1 और Q2 को कहा जाता है 2 पॉइंट चार्ज। अगर R की बात करें तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस कहा जाता है इसको। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अभी हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ देखा था, तो यहाँ पर जो हम लोग को फोर्स मिला था इसको कहा जाता है कूलम्ब फोर्स, और इसको कहा जाता है कूलम्ब फोर्स का मैग्नीट्यूड फॉर्म। इसको क्या कहा जाता है, मैग्नीट्यूड फॉर्म कहा जाता है, मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ कूलम्ब फोर्स कहा जाता है।
कूलाम फोर्स। तो ये आपको किसी किसी बुक में ऐसा लिखा हुआ दिख सकता है आप लोग को, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, और ये हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो इसी को कहा जाता है मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ कूलाम फोर्स। अब चलिए हम लोग वेक्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं कि यदि आपको कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पूछा जाए तो आप इसमें क्या लिखकर आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। कंसिडर कर लेते हैं कि ये इसका क्या है, ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ से r1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज है Q1 कंसिडर कर लेते हैं, और यहाँ से r2 डिस्टेंस पर एक और पॉइंट चार्ज है Q2। कंसिडर कर लेते हैं कि Q1 और Q2 का जो मैग्नीट्यूड है और चार्ज है दोनों सेम है। तो मैग्नीट्यूड और चार्ज दोनों सेम है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो Q1 के ऊपर Q2 की वजह से एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग F12 से रिप्रेजेंट किए हैं, और Q1 की वजह से Q2 के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग F21 से रिप्रेजेंट किए हैं। और यहाँ पर Q1 का जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का Q2 की तरफ होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फैक्टर को भी डिफाइन कर सकते हैं R2 माइनस R1, जहाँ पर R2 क्या है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, और R1 को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1। इसी प्रकार अगर हम लोग सेकेंड वाले पॉइंट चार्ज Q2 का अगर डिस्प्लेसमेंट Q1 की ओर कंसिडर करें तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं R1 माइनस R2। तो आई होप ये फिगर आप लोग को समझ में आया होगा। अभी मैं जितना यहाँ पर एक्सप्लेन किया हूँ उसी को आप लोग को यहाँ पर वर्ड में लिखना होगा, ओके। या फिर नहीं लिखेंगे तो आप लोग शॉर्ट में ऐसे डील कर देना, इस फिगर को बनाकर आप लोग ऐसा डील कर देना कि Q1 Q2 वहाँ पर क्या है, इसको हम लोग 2 पॉइंट चार्ज कहते हैं। F12 को क्या बोलते हैं, ये फोर्स होता है, किसके ऊपर फोर्स होता है, Q1 के ऊपर, किसकी वजह से, Q2 चार्ज की वजह से फोर्स होता है। उसी प्रकार अगर F21 की बात करें तो ये भी कूलाम फोर्स ही होता है, किसके ऊपर, Q2 चार्ज के ऊपर, किसकी वजह से, Q1 चार्ज की वजह से। और यहाँ पर R2 माइनस R1 को की बात करें तो इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा जाता है, जो कूलाम फोर्स 21 है उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शंस क्या है, सेम है। इसी प्रकार R1 माइनस R2 को कहा जाता है R12, ये भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है F12 के डायरेक्शंस में, ओके। तो इस प्रकार से हम लोग कूलाम फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं। वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। और यहाँ पर ये जो यूनिट वेक्टर है R12 ये हमें बताता है कि ये जो कूलाम फोर्स है इसका डायरेक्शंस क्या होगा। जैसे कि आप लोग इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, ये हमारा Q1 पॉइंट चार्ज के ऊपर जो Q2 चार्ज की वजह से जो कूलाम फोर्स लग रहा है ये है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो R1 माइनस R2 है, या इसी को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं R1, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए यहाँ पर हम लोग यूनिट वेक्टर R12 लिख सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रखना आप लोग, जहाँ भी आप लोग को यूनिट वेक्टर देखने को मिले, चाहे वो R के फॉर्म में हो, चाहे X के फॉर्म में हो, चाहे Y के फॉर्म में हो, चाहे Z के फॉर्म में हो, चाहे I के फॉर्म में हो, J के फॉर्म में हो, या फिर K के फॉर्म में हो, ये सभी क्या कहलाते हैं, इन सभी को यूनिट वेक्टर कहा जाता है। इन सभी को क्या कहा जाता है, यूनिट वेक्टर। और ये जहाँ जहाँ भी आपको देखेंगे इसका मीनिंग क्या होगा, ये हमेशा डायरेक्शन को ही शो करता है। ये सब आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे। ये हमेशा किसको शो करता है, ये हमेशा डायरेक्शंस को ही शो करता है। तो यहाँ पर R12 ऐसा लिखने का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर F12 फोर्स जो है, इस फोर्स का डायरेक्शंस क्या है, R12 की तरफ है। इसी प्रकार दूसरे चार्ज के ऊपर पहले चार्ज की वजह से जो कूलाम फोर्स लग रहा है इसका डायरेक्शंस किधर होगा, R21 की तरफ होगा, ओके। तो इसी को कहा जाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। तो यहाँ पर हमारे पास कितना चार्ज है, केवल 2 चार्ज है। इसी प्रकार हमारे पास बहुत सारा चार्ज होता, तब हम लोग उसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते कूलाम्स लॉ का, तो इसका जनरल फॉर्म हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसी को लिखा हुआ है, नाउ वी कैन राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ इन जनरल। तो इन जनरल केस में हम लोग वेक्टर फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप, जहाँ पर ये यूनिट वेक्टर R कैप क्या बता रहे हैं, ये बता रहा है डायरेक्शन ऑफ कूलाम फोर्स बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ कूलाम फोर्स F का डायरेक्शन बता रहा है। तो आई होप आप लोग को कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोग को कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आगे देखते हैं।
कूलाम्स लॉ के अंदर में नेक्स्ट हम लोग का जो पॉइंट है उसको कवर करेंगे, जिसका नाम है यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज क्या होता है, या इसी को हम लोग 1 कूलम्ब बोल देते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, हम लोग चार्ज कंसीडर करते हैं Q1 इज इक्वल टू Q2, इसका वैल्यू है 1 कूलम्ब, इसी को यूनिट चार्ज कहते हैं। और हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 1 मीटर। देन फ्रॉम कूलम्स लॉ, तब हम लोग यहाँ पर कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं, और कूलम्स लॉ से हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो Q1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और Q2 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, और R स्क्वायर का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको पूरा सॉल्व करने के बाद हम लोग को मिल जाता है 1/4πε0, और हम लोग को पता है 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। तो इस प्रकार से फोर्स का वैल्यू हमको कितना मिल गया जी, ये मिल गया हमको F इज इक्वल्स टू 9 × 10⁹ न्यूटन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इस प्रकार द यूनिट चार्ज और 1 कूलम्ब इज अमाउंट ऑफ चार्ज। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि यूनिट चार्ज या 1 कूलम्ब क्या होता है, किसी भी चार्ज का अमाउंट होता है, किसी भी चार्ज की क्वांटिटीज़ को दर्शाता है कि वो कितनी मात्रा में है। दैट रिपल एंड इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस विद द फोर्स 9 × 10⁹ न्यूटन। ओके, जो कि ये दर्शाता है कि दोनों चार्ज के बीच रिपल जो होगा और इक्वल होगा, जब कोई भी चार्ज क्या होंगे, सेम होंगे, तो उनके बीच का जो रिपल्सन फोर्स होगा वो हमेशा कितना होगा, इतना होगा। किसी भी यूनिट चार्ज के लिए जिसका चार्ज क्या होगा, सेम होगा, वहाँ पर कितना रिपल्सन फोर्स लगेगा, 9 × 10⁹ न्यूटन फोर्स लगेगा। व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट, जब हम लोग उस चार्ज को कहाँ पर रखेंगे, वैक्यूम में रखेंगे, और कितने डिस्टेंस पर रखेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए। तो इसी को कहा जाता है 1 कूलम्ब्स या फिर यूनिट चार्ज का कॉन्सेप्ट। ओके, आई होप ये भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, मतलब इसकी सीमाएं। लिमिटेशंस का मतलब होता है सीमाएं, मतलब हम लोग कूलम्ब्स लॉ को कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं, कहाँ तक इसका यूटिलाइज है, तो उसको देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल फॉर स्टैटिक और स्टेशनरी चार्ज पॉइंट ओनली, नॉट फॉर मूविंग चार्ज। तो कूलम्ब्स लॉ को आप लोग वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर चार्ज क्या हो, कौन से कंडीशन पे हो, रेस्ट पे हो। तो यहाँ पर हम लोग कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। बट मूविंग चार्ज के लिए यदि आप कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे तो वहाँ पर कूलम्ब्स लॉ वर्क नहीं करेगा। तो मूविंग चार्जेस के लिए ये कूलम्ब्स लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं है। तो ये है इसका फर्स्ट लिमिटेशन। और अगर हम लोग सेकंड लिमिटेशंस की बात करें, दिस लॉ इज़ नॉट ट्रू फॉर लार्ज डिस्टेंस एंड द लेस डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर। कूलम्ब्स लॉ जो है ट्रू है, सॉरी ट्रू नहीं है, किसके लिए, लार्ज डिस्टेंस के लिए। मतलब R का वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, R का वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ना ही बहुत कम होना चाहिए, और ना ही बहुत कम होना चाहिए। बहुत कम बोलने का मतलब 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग कूलम्ब्स लॉ को वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो ये दोनों पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कूलम्ब्स लॉ केवल स्टेशनरी या रेस्ट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। और अगर R का वैल्यू बहुत ज़्यादा है या R का वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस, तो वहाँ भी हम लोग कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जितना भी पॉइंट था, सारा पॉइंट कवर हो चुका है। ओके, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि कूलम्ब्स लॉ के अंदर में कौन कौन सा पॉइंट हम लोग कवर किए हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़े हैं कूलम्ब्स लॉ। इसके अंदर में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखे हैं, फिर इसका एक्सपेरिमेंट देखे हैं, उसके बाद इनका स्टेटमेंट या लॉ देखे हैं, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कूलम्ब फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। इसको देखने के बाद हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म देखे हैं। वेक्टर फॉर्म में हम लोग देखे हैं कि इनमें जो कूलम्ब फोर्स होता है उसका डायरेक्शंस किधर किधर पॉसिबल है या कैसे पॉसिबल है, उसके बारे में हम लोग देखें हैं। उसके बाद लास्ट देखें यूनिट चार्ज या 1 कूलम्ब का मीनिंग क्या होता है, या यूनिट चार्ज या 1 कूलम्ब के लिए कोई भी 2 पॉइंट चार्ज अगर सेम है, उनका मैग्नीट्यूड भी और चार्ज भी, तो उन दोनों के बीच अगर रिपल्सन फोर्स लगेगा तो कितना लगेगा, इस चीज़ को हम लोग इसमें देखे हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट हम लोग देखें कूलम्ब्स लॉ के अंदर में कि कूलम्ब्स लॉ को हम लोग कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये सारा पॉइंट हम लोग आज के लेक्चर में कवर किए हैं। ओके,
तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।